वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल रजनीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स हो, कंप्यूटर सिस्टम रहा हो या फिर स्पेस थ्योरी रही हो, सभी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा करता है। अगर आप में से किसी का एम है मैथमेटिक्स में रिसर्च करने का, मास्टर्स करने का, आईटी से मास्टर्स करने का, वैसे मैं ये वीडियो फिलहाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो उन सबके लिए नेट का एग्जाम रहा हो या जैम का एग्जाम रहा हो, आईएएस एग्जाम रहा हो, पीसीएस रहा हो, अगर उसके मेंस में आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। चलिए हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ना होगा। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ऐसे डिसाइड किया जाता है कि पहले स्टूडेंट को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाई जाए, उसके बाद उसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ने को मिले। क्यों, वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो हम स्टडी करते हैं उस सबका पूरा यूज होता है लीनियर अलजेब्रा में। तो लीनियर अलजेब्रा करीब करीब इम्पॉसिबल है बिना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ढंग से पढ़े, क्योंकि तब तक आपको रिंग फील्ड कुछ नहीं पता होगा, ग्रुप कुछ नहीं पता होगा। जब आपको सब पता होगा तभी आप उससे आगे की चीज पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल अब चूंकि समय कम है मेरे पास, तो मैं ये तो पॉसिबल नहीं है कि लीनियर अलजेब्रा में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा दूं पहले। तो आप पहले उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपने पहले पढ़ी हुई होगी, उसके सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा ढंग से स्टडी कर लें। कम से कम ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको लेक्चर दूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं बात एज्यूम करते हुए पढ़ाऊंगा कि आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नॉलेज है। मैं बात मान लेता हूं अभी कि आपको फील्ड के बारे में, रिंग के बारे में, ग्रुप के बारे में सब कुछ पता है। जिन्हें नहीं पता है वो उसके लिए मैं लेक्चर अलग से बनाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक्स का, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। एक बात और है, ये फिलहाल लॉकडाउन का टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टाइम पास के लेक्चर बनाऊंगा। अगर मैं बुक स्टार्ट करूंगा तो मैं बुक पूरी भी करूंगा, और आप इस बुक को बीच में से नहीं पढ़ सकते। इससे क्या, किसी भी बुक को बीच में से पढ़ना सही नहीं होता। आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जो सबसे पहला लेक्चर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है किसी भी बुक का, अगर वो लेक्चर मिस हो जाए तो फिर बुक पढ़ने में मजा नहीं आया करता। तो खैर स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर किए बिना लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसमें चैप्टर फर्स्ट है, या पहला टॉपिक कह लीजिए आप इसे, वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस, वेक्टर्स तो आप सबने पढ़े होंगे पहले, बिल्कुल श्योर। 11th क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास साइंस में भी है, फिजिक्स में भी रहे हैं, मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं वेक्टर स्पेस के लिए। वेक्टर्स, आपने दो तरह के वेक्टर्स अब तक पढ़े हैं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। बस 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में वेक्टर्स आप उन क्वांटिटी को कहा करते हैं जो लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, या फिर अमाउंट के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है, उन क्वांटिटीज को आप वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर आपने दो स्पेस में पढ़े हैं अब तक। एक तो प्लेन वेक्टर्स, प्लेन वेक्टर्स का मतलब मेरा है 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए।
इसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा इस प्रकार से एक्स आई प्लस वाई जे, ये रिप्रेजेंटेशन भी यूज की जाती है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं फिलहाल इसे एक्स आई प्लस वाई जे ना करके एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें एक्स वाई का मतलब होता है ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इसकी टेल है वो से स्टार्ट होती है। वेल 3 डायमेंशन में ऐसे ही अगर हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो इसे ट्रिपलेट में पढ़ा जाता है। इसमें 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे 3 डायमेंशनल वेक्टर भी कहा जाता है। 3 डायमेंशनल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड की जरूरत पड़ती है। आप आर स्क्वायर में रहे हो, इसे हम आर स्क्वायर प्लेन कहते हैं एक्स वाई प्लेन को, और 3 डायमेंशनल स्पेस को आर क्यूब। ये वो स्पेस है जो हमारे चारों तरफ है। इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड से, इसका अर्थ होता है कि ये जो डायरेक्शन है इसकी तो इस तरह से रहेगी और जो पॉइंट रहेगा इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स वाई जेड। इसकी टेल हम ऑरिजिन पर ही रखा करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर u प्लस वेक्टर v। ये दोनों स्पेस में था हमारे पास, आर स्क्वायर में भी था और आर क्यूब में भी था, वेक्टर u वेक्टर v। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो नया वेक्टर मिल जाता है हमें u प्लस v। दैट मींस वी कैन ऐड द वेक्टर, हम वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी का अर्थ होता है किसी भी वेक्टर के लिए नॉन वेक्टर क्वांटिटी। नॉन वेक्टर क्वांटिटी जो है उस वेक्टर के लिए स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसे अभी आगे ढंग से डिफाइन करने वाला हूं मैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सपोज करें आपके पास कोई स्केलर नंबर है 1 2 3 1/2 1/4 एटसेट्रा कुछ भी c, तो आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर वेक्टर u है तो c की मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर cu हो जाया करता है। यू कैन मल्टीप्लाई बाय स्केलर इन बोथ स्पेस, r स्क्वायर के अंदर भी और r क्यूब के अंदर भी। अगर वेक्टर u ये है तो cu वेक्टर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, इट डिपेंड्स ऑन c, ये c के ऊपर डिपेंड करती है बात, ठीक है। तो ये तो वो स्पेस हुए अब तक जो आपने अब तक देखे हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, बीएससी में, फिजिक्स में, अब तक आपने यही पढ़ा होगा। ये दोनों स्पेस वे स्पेस हैं जो आप आम लाइफ में देखते हैं। आम लाइफ में देखने का मतलब है एक प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं, इस पे 2 डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्पेस जो है सराउंडिंग है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो हमने 3 एक्सिस रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसे एक्सप्लेन कर देने के लिए। तो अगर हमारे पास इन दोनों स्पेस के अंदर आर स्क्वायर में 2 डायमेंशनल में या 3 डायमेंशनल अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो या किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इजीली इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें 3 से ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ सकती है। लाइक हम यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उसमें हमें टाइम को भी, जो फोर्स है टाइम रिलेटिव भी है, तो वहां पे हमें टाइम और उसकी पोजीशन दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा, तो वहां पे हमें फोर्थ क्वांटिटी की जरूरत और पड़ जाएगी, टाइम टी की। इसी तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पे किसी फील्ड को या फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 क्वांटिटी की जरूरत पड़ जाती है या 6 की जरूरत पड़ जाती है। तो हम इस चीज को जनरलाइज कर लेंगे और एक जनरल वेक्टर स्पेस तैयार करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका इसमें वेक्टर स्पेस। शुरुआत भी इसकी यहीं से होगी। वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हम पहले डिफाइन करेंगे। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। 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 तो हम पहले डिफाइन करेंगे।
डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेल, जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था दो वेक्टर्स का, एक आर स्क्वायर बताया था मैंने आपको, जिसमें वेक्टर्स को एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर थे। आर क्यूब कर दिया था, जहां हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स वाई जेड से, जहां एक्स भी, वाई भी और जेड भी तीनों ही रियल नंबर थे। तो इसमें जो ये एक्स, वाई और जेड थे, ये क्या थे? रियल नंबर। और रियल नंबर का सेट अपने आप में एक फील्ड होता है, इट्स कॉल्ड ए फील्ड, इट्स अ फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आप एज्यूम करें कि आपके पास एक सेट है V, इसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट्स फिल हैं। सपोज V टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर फिल हैं, जिन्हें हम वेक्टर्स कह रहे हैं। V is a vector. Does not matter कितने डायमेंशन है उसकी, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, वो बात की बातें हैं। आप फिलहाल इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक सेट है V, इसके एलिमेंट्स जिनको मैं वेक्टर कह रहा हूं। आप ये इस बात के पीछे मत पड़ जाना कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट ही होना चाहिए। नहीं, इसमें किसी भी काइंड के एलिमेंट्स हो सकते हैं। लाइक इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, क्योंकि हम जो ये मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वेक्टर स्पेस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं कि हम किसी भी यूनिवर्स में किसी भी टाइप की फोर्स को स्टडी कर सकें। तो इन जनरल आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सेट है V, जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं। पर साथ में एक आपके पास फील्ड है F, जिसके एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कहते हैं। स्केलर F अपने आप में फील्ड है। क्या कहा मैंने? फील्ड। फील्ड वही कोई एक रिंग जिसमें यूनिटी एलिमेंट रहा हो, जिसमें मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव रही हो, और हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रहा हो, वही फील्ड। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं हम इन्हें स्केलर्स कहते हैं। अब अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स का सेट है, इस फील्ड के ऊपर, इस फील्ड के स्केलर्स के लिए एक कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाता है। दोबारा सुनिए, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स फील्ड के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम कहते हैं कि ये V अपने आप में फील्ड F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस क्रिएट कर रहा है। इट्स क्रिएट ए वेक्टर स्पेस। वो कंडीशंस क्या है? आइए समझते हैं उसे। सबसे पहली कंडीशन है, एक बार फिर थोड़ा बोर कर रहा हूं, दोबारा बता दूं, V एक सेट है वेक्टर्स का, इसमें किसी भी काइंड के एलिमेंट है, हम वेक्टर बुलाएंगे, जिद है हमारी, हमने वेक्टर ही कहेंगे। F एक सेट है, इसमें भी किसी भी काइंड के एलिमेंट हो, इन्हें हम स्केलर्स कहेंगे, और ये अपने आप में फील्ड है। इसका फील्ड होना अत्यंत आवश्यक है। तो अब अगर सेट ऑफ वेक्टर्स इस फील्ड के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम इस V को फील्ड F के ओवर एक वेक्टर स्पेस बुलाया करते हैं कि V जो है F के ओवर एक वेक्टर स्पेस है। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगी? हाँ, इसके नोट्स बड़े कीमती रहेंगे, आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आपसे नोट्स बनाते रहना। इसके नोट्स एग्जाम टाइम में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे, और वैसे भी बाद में भी आपको रिवीजन के लिए इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली गई है। तो लेट V be any set of vectors. Wait a minute. समझाते। Let V be any
नॉन एम्प्टी सेट। सपोज करें कि V कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है whose elements are called वेक्टर्स, जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। वैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी भी काइंड के एलिमेंट हो हम उन्हें वेक्टर्स ही कहेंगे। एंड लेट f अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसका f प्लस डॉट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ be any field। f कोई एक फील्ड है जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है, होते ही है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उनके रिस्पेक्ट में फील्ड है। whose elements are called स्केलर्स, जिसके एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बुलाएंगे। वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं बार बार में कि किसी भी काइंड के एलिमेंट्स हो f के अंदर हम उन्हें स्केलर्स ही कहेंगे फील्ड के एलिमेंट्स को। v जो सेट है हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स, इसमें किसी भी काइंड के एलिमेंट्स हो उन्हें हम वेक्टर्स के तौर पे ही जानेंगे। then v is called a vector space over the field f। तो v जो है वेक्टर स्पेस कहलाएगा फील्ड f के ओवर if it satisfies following postulates। It's you postulates। वही v कोई भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर कह रहे हैं, f फील्ड है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जिसके एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कह रहे हैं। तो हम सेट ऑफ वेक्टर्स को v को फील्ड f के ओवर वेक्टर स्पेस कहते हैं अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाए। पहला पोस्टुलेट है फर्स्ट, इसे आप v1 का नाम भी दे सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है वेक्टर स्पेस बनने की? v is an additive abelian group for addition of vectors। जो सेट है v, ये एडिटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि जो भी सेट v है वेक्टर्स का इसमें एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसे हम एडिशन कह रहे हैं, जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड कर सकें, जैसे मैं r² r³ में कर भी रहा था। वेल एक ऑपरेशन डिफाइन हो और ये सेट v इस एडिशन के लिए अपने आप में पूरा एबिलियन ग्रुप क्रिएट करता हो। दैट मींस एबिलियन ग्रुप बनाता हो, यानी कि फर्स्ट v क्लोज होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई भी दो वेक्टर लेते हैं v के अल्फा और बीटा, तो उन्हें ऐड करने पर जो वेक्टर आता है वो वापस v में ही रहे। कोई भी दो वेक्टर्स ले हम अल्फा और बीटा सेट v के, जिन्हें हम वेक्टर्स कह रहे हैं, उनका जो सम है एडिशन है अल्फा प्लस बीटा, वो वापस v का ही एक एलिमेंट बन के आए, यानी कि v क्लोज्ड हो एडिशन के लिए। दैट इज v is closed for vector addition। देखिए अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे हमारे पास दो एडिशन है, एक तो सेट v पे जो सेट ऑफ वेक्टर्स है और एक फील्ड के अंदर जो सेट ऑफ स्केलर्स है। यहां पे हमारे पास दो तरह के एडिशन मिलेंगे, f में जिस भी काइंड के एलिमेंट्स है उनका एडिशन f के अंदर रहेगा, v में जिस भी काइंड के एलिमेंट्स है उनका एडिशन v के लिए डिफाइन रहेगा। हो सकता है इसमें मैट्रिसेस रही हो, इसमें सिंपल नंबर रहे हो, तो मैट्रिक्स का एडिशन अलग होता है और सिंपल रियल नंबर्स का एडिशन अलग हुआ करता है, तो आप इन्हें मिक्सअप मत करना। मैं फिलहाल v के एडिशन की बात कर रहा हूं कि v में जिस भी काइंड के एलिमेंट हैं v उन एलिमेंट्स के एडिशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि v के आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं अल्फा और बीटा, तो उनका जो सम है
एडिशन है अल्फा प्लस बीटा, जो भी वेक्टर बन के आता है वो v का ही एक एलिमेंट बन के आए, ऐसा है तो v क्लोज हो जाएगा वेक्टर एडिशन के लिए। सेकंड कंडीशन है वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v, अल्फा प्लस बीटा वही रहे जो बीटा प्लस अल्फा है। दैट मींस एडिशन का ऑर्डर ना हो, मैटर ना करता हो, आप अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही रहे। दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। थर्ड, for all alpha beta gamma belongs to v implies हो alpha plus beta plus gamma is alpha plus beta plus gamma, that is जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो एसोसिएटिव हो, अर्थात एडिशन ऑफ वेक्टर्स is associative in V। ठीक है, फोर्थ, there is an element called zero vector denoted by 0। well, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम दो जीरो की बात करेंगे। एक जीरो फील्ड एफ के अंदर जो फील्ड ऑफ स्केलर्स है, क्योंकि वो अपने आप में फील्ड है तो वो अपने आप में एडिशन के लिए भी ग्रुप रहा होगा और उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप रहे होंगे। तो इसमें वेक्टर की, इसमें स्केलर्स की एडिटिव आइडेंटिटी रही होगी, तो हमारे पास दो स्केलर बन जाएंगे, एक दो जीरो बन जाएंगे, सॉरी, एक फील्ड एफ के अंदर उसे हम डिनोट करेंगे सिंपल जीरो से, थोड़ा लाइट बनाएंगे, और एक बन जाएगा हमारे पास जीरो वेक्टर सेट वी के अंदर। सिंपल दो जीरो होंगे, एक वी के अंदर सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर से जीरो वेक्टर कहेंगे, थोड़ा डार्क बनाएंगे। फील्ड एफ के अंदर जीरो नंबर होगा, उसे हम जीरो स्केलर कहेंगे, उसे थोड़ा लाइट बनाएंगे। तो जी फोर्थ कंडीशन है कि वहां पे एक एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास जिसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे सेट वी के अंदर, so that कि ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम करे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी वेक्टर में ऐड कर देने के बाद वेक्टर एज इट इज रहे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। जीरो वेक्टर होना चाहिए सेट वी के अंदर जिसे किसी भी वेक्टर में ऐड कर देने के बाद वेक्टर एज इट इज रहे। फिफ्थ, टू ईच vector alpha in V, there exists additive inverse minus alpha in V such that वेक्टर्स के सेट V के किसी भी वेक्टर अल्फा के लिए सेट में ही एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसे माइनस अल्फा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम एडिटिव इनवर्स भी कह रहे हैं अल्फा का, कि माइनस अल्फा को अल्फा में ऐड कर देने पर जीरो वेक्टर आ जाता हो, यानी कि हर एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स V के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप कोई भी वेक्टर कंसीडर करते हैं अल्फा, तो उसके लिए माइनस अल्फा एक ऐसा वेक्टर V के अंदर ही रहा हो जिसे अल्फा में जोड़ देने पर जीरो वेक्टर आता हो। देखा भी होगा आपने, अगर हम आर स्क्वायर की बात करें या प्लेन वेक्टर की बात करें, तो अगर ये वेक्टर अल्फा है
तो माइनस अल्फा इसके रिवर्स डायरेक्शन में वेक्टर आ जाया करता है। ऐसे आर क्यूब में अगर हमारे पास कोई वेक्टर है अल्फा, तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में माइनस अल्फा वेक्टर आ जाया करता है, जिनका सम हमें जीरो वेक्टर देता है। तो ऐसे ही जो हमारा सेट है V, इसके वेक्टर स्पेस बनने के लिए भी जरूरी है कि हर एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स इसी के अंदर एग्जिस्ट करता हो। यानी हम कोई वेक्टर अल्फा ले तो V के अंदर ही एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए माइनस अल्फा, जिसे अल्फा में ऐड करें और जीरो वेक्टर आ जाए। यानी हर वेक्टर का एडिटिव इनवर्स इसी में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो भैया ये पहला पोस्टुलेट हुआ, पहली कंडीशन हुई V के वेक्टर स्पेस बनने के लिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि V अपने आप में एडिटिव एबिलियन ग्रुप रहा हो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में। एडिटिव एबिलियन ग्रुप रहा हो इसका मतलब उसे 5 कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी। पहली, वो क्लोज रहा होगा। दूसरी, उसमें जो एडिशन है या जो भी ऑपरेशन है, हमारे फिलहाल तो एडिशन ही है, वो एसोसिएटिव रहा होगा, वो कम्यूटेटिव रहा होगा, उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव इनवर्स होगा। यानी कि किन्हीं वेक्टर्स अल्फा बीटा को ले, उन्हें ऐड करें, जो वेक्टर आता है V के अंदर रहे। दूसरी कंडीशन क्या रही कि किन्हीं भी वेक्टर अल्फा और बीटा के लिए जो सम है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। आप अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा, रिजल्ट एक ही रहे, एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए वेक्टर्स का। थर्ड कंडीशन है कि जो एडिशन है वेक्टर्स का वो एसोसिएटिव हो। दैट मींस किसी भी वेक्टर अल्फा बीटा गामा के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही आए जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। फोर्थ कंडीशन, हर एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स सेट के अंदर ही रहा हो। सॉरी, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फोर्थ कंडीशन है कि वहां पे हमारे पास एक जीरो वेक्टर रहा हो, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे किसी भी वेक्टर में ऐड कर देने पर वेक्टर अनचेंज रहते हो। और इसे हम डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दो जीरो हो जाएंगे हमारे पास, एक फील्ड, इस फील्ड की जिसे हम जीरो स्केलर कहेंगे, एक वेक्टर्स की जीरो। उसका लास्ट कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर रहा हो एडिशन के लिए। यानी कि किसी भी वेक्टर अल्फा के लिए माइनस अल्फा V के अंदर ही हो, ऐसा कि हम अल्फा को माइनस अल्फा में ऐड करें तो हमें जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाए। ये पहली कंडीशन है V1। काहे के लिए? सेट ऑफ वेक्टर्स के फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बनाने के लिए पहली कंडीशन हुई कि जो V है इसे अपने आप में एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा वेक्टर एडिशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन है भाई, सेकंड कंडीशन के लिए हम एक नया ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने भी यूज की भी थी शुरुआत में वीडियो की। हम फील्ड के स्केलर्स की मल्टीप्लाई करेंगे V के वेक्टर में। जो ऑपरेशन बनेगा उसे कहेंगे एक्सटर्नल ऑपरेशन, क्योंकि उसमें फील्ड के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर से हो रही है, उसे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन या एक्सटर्नल ऑपरेशन भी कहा जाता है। हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड कंडीशन बन जाती है V is closed for scalar मल्टीप्लिकेशन। जो सेट है V, ये क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। दैट मींस V वेक्टर स्पेस तब बनेगा फील्ड F के ओवर जब इसे किसी भी वेक्टर अल्फा में इसे किसी भी स्केलर A की मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वेक्टर ही आए। अगर हम फील्ड F के किसी भी स्केलर, किसी भी एक एलिमेंट को लेकर V के किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो ये कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक वेक्टर ही मिलना चाहिए और V का ही वेक्टर मिलना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन कहती है V2, V क्लोज्ड हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। दैट इज फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू फील्ड F, फील्ड F के किसी भी स्केलर की वेक्टर्स के किसी भी वेक्टर अल्फा में मल्टीप्लाई कर देने पर A अल्फा जो वेक्टर है V के अंदर ही रहे। फील्ड F के सभी स्केलर्स A के लिए, वेक्टर्स के सेट के सभी वेक्टर अल्फा के लिए A अल्फा जो वेक्टर बनता है वापस V का ही वेक्टर रहे। ये दूसरी कंडीशन है V के वेक्टर स्पेस बन जाने के लिए। अब थर्ड कंडीशन, इज इट डिस्टर्ब?
थर्ड एंड लास्ट वन, for all a b scalars of field f and alpha beta vectors of set v, कोई भी दो आप कोई भी दो स्केलर ले लें, फर्क नहीं पड़ता फील्ड एफ के, और कोई भी दो वेक्टर ले लें अल्फा और बीटा सेट ऑफ वेक्टर्स बी के, ये जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए वेक्टर की एडिशन के ऊपर। दैट मींस अगर आप कोई भी दो वेक्टर पिक करते हैं अल्फा और बीटा और उन्हें ऐड करके ए की मल्टीप्लाई करें, या इनमें इंडिविजुअल पहले ए की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें और तब आप इन्हें ऐड करें, रिजल्ट एक ही रहे। अल्फा बीटा को जोड़कर ए की मल्टीप्लाई की जाए या ए की मल्टीप्लाई करें अल्फा में और बीटा में तब जोड़ा जाए, रिजल्ट एक ही आए। ये पहली कंडीशन है थर्ड पोस्टुलेट की। सेम ऐसे ही स्केलर्स की एडिशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, वितरित होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास दो स्केलर्स हैं ए और बी, आपने सम कर लें तब किसी वेक्टर अल्फा में मल्टीप्लाई करें, या इन स्केलर्स की अलग अलग अल्फा में मल्टीप्लाई कर लें और तब सम करें, रिजल्ट एक ही आना चाहिए। इट्स सेकंड कंडीशन, दो स्केलर्स को लेकर आप ऐड करें तब वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, या उन स्केलर्स की इस वेक्टर में अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करें, रिजल्ट एक ही आए। ये सेकंड कंडीशन है। एंड थर्ड वन, थर्ड इज आप ए पहले बी अल्फा कर लें, बी स्केलर की मल्टीप्लाई अल्फा वेक्टर में कर लें, बाद में ए की करें, या ए और बी की पहले मल्टीप्लाई कर लें स्केलर की और तब उसकी मल्टीप्लाई अल्फा में करें। यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके जो बीच में मल्टीप्लाई है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। ए और बी की जो मल्टीप्लाई है ये वो मल्टीप्लिकेशन है जो फील्ड एफ के अंदर डिफाइंड है। कहा था ना फील्ड एफ ने आपने दो ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ए और बी के बीच में है। फोर्थ एंड वेरी लास्ट but not least, there exist, well लास्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था एफ फील्ड है, एफ अगर आपके यहाँ पे फील्ड है तो एक ग्रुप रहा होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रही होगी जिसे हम डिनोट करते हैं 1। तो साहब इफ 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ, अगर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, यूनिटी एलिमेंट रहा हो फील्ड एफ का, देन किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देने पर, अगर आप फील्ड एफ की यूनिटी एलिमेंट 1 की मल्टीप्लाई किसी भी वेक्टर में करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर अनचेंज रहे। दैट्स इट। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि V फील्ड एफ के ओवर एक वेक्टर स्पेस क्रिएट करता है और इसे ऐसे शो किया जाएगा VF इज अ वेक्टर स्पेस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योर रिप्लाई करूंगा उसका। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। एक बात और है, जो मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं आपको कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तैयार कराए जा रहे हैं, मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूं। अगर हम फर्क है, देखिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बस फैक्ट की बात करते हैं, सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जाते हैं। बट जब हम बात यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की करते हैं तो वहां पे हमें डिटेल्स में जाना होता है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम भी प्रिपेयर करना होता है। वहां पे हमें आपको थ्योरम को एक्सप्लेन करने के साथ साथ थ्योरम्स को, डेफिनेशन को, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ लिखना भी सिखाना होता है। तो फिलहाल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। फिर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लीनियर अलजेब्रा आती है नेट में और एग्जाम में, उसके ऊपर लेक्चर बाद में अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल जो लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हैं। ओके, बाय।